कपिल सिब्बल की एक तस्वीर वायरल हो रही है। सिब्बल इस आस में कि सिब्बल होने का मतलब है पासा पलट देना। इस बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की संवेदना बंगाल को लेकर जग गई। उन्होंने कहा एक बात बहुत परेशान करने वाली है कि हिंसा का यह मामला जब ये मामला कोर्ट में है तब बंगाल में हिंसा हो रही है। सीजीआई खन्ना ने कहा कि इसमें क्या समस्या है। जस्टिस कुमार ने कहा हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में कोई गैर हिंदू है? अब इसको फिर सुप्रीम कोर्ट उसी जगह पे ला रहा है मजा लेने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पास कानून को ये मानता है कि संविधान संबद्ध ही होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है इसमें संविधान में जो संशोधन किया गया है उसको बदलने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, कैसे हैं आप? आखिरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जिरह शुरू हो गई और सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर दिख गया कि हम क्यों कहते हैं कि इस देश में आज भी जो कश्मीर फिल्म का वो डायलॉग है कि सरकार भले ही उनकी है, सिस्टम तो हमारा है। सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं वक्फ बिल को लेकर के थी, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा वकील कांग्रेस कोटे के हैं। वो जिसका सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम प्रभाव है, वो जो रात के अंधेरे में कोर्ट सजा सकता है, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसी डांस कार्यक्रम में मौज ले रहे जजों को घसीट कर सुप्रीम कोर्ट ला सकता है, वो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में चहलकदमी करते हुए जब पहुंचा तो लगा कि इस देश में सही मायने में शासन किसका है। कपिल सिब्बल की एक तस्वीर वायरल हो रही है। सिब्बल इस आस में कि सिब्बल होने का मतलब है पासा पलट देना। सिब्बल होने का मतलब है कि राम मंदिर के मामले की सुनवाई 10-10 साल तक ना होने देना। सिब्बल होने का मतलब है तिस्ता सीतलवारों के लिए रात के अंधेरे में पूरी रात कोर्ट लगा देना ताकि उसे बेल मिल सके। सिब्बल और सिंघवी होने के मायने हैं। इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, निजाम पासा, राकेश द्विवेदी जैसे ऐसे वकील आए जिनके सामने 5 मिनट बैठने के लिए आपके पूरे खानदान की प्रॉपर्टी बिक जाएगी। सिब्बल यदि 5 मिनट आपके लिए प्रोफेशनली दे दे तो आपका पूरा खानदान बिक जाएगा। वो सिब्बल, सिंघवी, राजीव धवन समेत दर्जन वैसे वकीलों के माध्यम से जिनने ना जाने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने जजों को बनाया होगा। आज जब कई जज खड़े होते होंगे, बेंच पर बैठते होंगे, सामने सिब्बल और सिंघवी को देखकर सकपका जाते होंगे, क्योंकि उन्हें हाई कोर्ट का जज इसी सिब्बल और सिंघवी ने बनाया। वो तो वीडियो कई सामने आया। इस सिब्बल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने दलील देने लगे तो बीच में सिंघवी कूद गए और सिंघवी ने कहा माय लॉर्ड, सबसे पहले तो इस पर रोक लगा दीजिए, इस कानून पर ही रोक लग देना चाहिए। सीजीआई खन्ना ने सबसे पहले सिंघवी के उस दलील को खारिज कर दिया कि हम इस कानून पर रोक नहीं लगा सकते, हम इस मामले की पूरी सुनवाई करेंगे। तो खेल फिर करने के लिए मैदान में उतर गए कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले में जो सबसे शुरुआत किया वो यही किया कि माय लॉर्ड, हम यदि अपनी संपत्ति वक्फ करना चाहते तो हमें कोई क्यों रोकेगा। दरअसल यही असली खेल है। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ। मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा और देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बन गया। जो हिस्सा हिंदुओं के हिस्से में आया उस पर 2013 से लेकर 23-24 तक 10 साल में लगभग रेलवे और इंडियन आर्मी से ज्यादा जमीन वक्फ की हो गई। अब सिब्बल को समझ में आने लगा कि ये चीजें अब आगे नहीं हो सकती है, सिर्फ मुसलमान ही दान कर सकता, ये कैसे होगा, वक्फ तो कोई भी कर सकता है। तो दरअसल ये खेल इसीलिए हुआ कि सरकारी संपत्ति को, रेलवे की संपत्ति को, एयरफोर्स की संपत्ति को, इंडियन आर्मी की संपत्ति को, आपकी संपत्ति को वक्फ कैसे कब्जा कर ले। सिब्बल इसी मेन पॉइंट पे पहुंच गए और सीजीआई के सामने यही जिरह करने लगे कि माय लॉर्ड, यदि हम करना चाहते हैं कोई संपत्ति वक्फ तो हमें कैसे रोका जा सकता है।
सुनवाई के दौरान सिब्बल ने वक्फ कानून के तहत बोर्ड के में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा, इस पर सवाल किया। यह अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार हैं। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है, ये सीजीआई ने कह दिया। सवाल यह है कि आजम खान कैसे फिर संघ का कुंभ का कर्ता धर्ता बना था। इस पूरे मामले को सुनवाई कर रहे हैं सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना, पीवी संजीव कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन। क्योंकि सिब्बल दांव चल रहे थे, इसलिए इस पूरे मामले को सुन रहे थे। सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह, ये तमाम लोग ये दलील रख रहे थे। इस बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की संवेदना बंगाल को लेकर जग गई। उन्होंने कहा एक बात बहुत परेशान करने वाली है कि हिंसा का यह मामला जब यह मामला कोर्ट में है तब बंगाल में हिंसा हो रही है यह, और हम इस पर भी फैसला करेंगे। दरअसल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ कानून के लिए सरकार पर दबाव डालाए जाने की कोशिश की जा रही है और देश को जलाने की कोशिश हो रही है। ये जब बात जो ही तुषार मेहता ने रखी, सीजीआई ने इस पर भी टिप्पणी कर दी। अब देखिए मेन खेल सिब्बल कैसे कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम खेलों को सतही तौर पे शुरुआत में ही सीजीआई ने कह दिया कि हम इस मामले को पर किसी भी ढंग का रोक नहीं लगा सकते। अभी ये मामला इसी कंडीशन में क्या ये सुनने योग्य है या नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि सीजीआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो जाएंगे और 11 तारीख उनका आखिरी कार्यकाल है। 14 मई को बीआर गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। तो क्या संजीव खन्ना आनन फानन में इस पूरे मामले को निपटा देंगे? सतही तौर पे यही है कि ये मामला सुनने योग्य ही नहीं है। इसीलिए कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं? इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय करेगा कि मैं मुसलमान हूं या नहीं? सिब्बल ने आज यह भी कह दिया राजदीप सरदेसाई की तरह कि भाई मैं भी तो मुसलमान ही हूं। सिब्बल ने आज सुप्रीम कोर्ट में संदेह जाहिर कर दिया कि मैं मुसलमान हूं या नहीं। यह भी एक महत्वपूर्ण मामला है। पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर भी सिब्बल आ गए। पूरा खेल दरअसल इन सब का खुलने वाला है, इसीलिए सिब्बल आ गए। सिब्बल ने कहा कि इतना आसान नहीं है, वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया, अब 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, यह समस्या है। केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी यह जरूरी था। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतलवी को जेल जाना पड़ेगा, अगर वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वह जेल जाएगा। अब दरअसल इस पूरे खेल को समझा जा रहा है कि कैसे चोरों को, बेईमानों को बचाने के लिए सिब्बल मैदान में है। सिब्बल को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होकर के आए कभी उन्होंने ही तो बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिसके पास रजिस्ट्रेशन सील डीड नहीं होगी। अब सिब्बल की बातों में गुमराह हो रहे हैं सीजीआई ने कहा, ने केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज है? वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो ये समस्या होगी। अब इस पूरी चीज को लेकर के सिब्बल उड़ गए। सिब्बल ने कहा केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। खेल जरा देखिए, मतलब हिंदू को प्रेशर कर रहे हो कि इसकी जमीन छीन लोगे, कब्जा लोगे, लेकिन इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, ये सिब्बल दलील दे रहा है। इसीलिए सिब्बल आज एक बार सुप्रीम कोर्ट में संदेह दे गया कि मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं, ये कौन बताएगा? ये कैसे पता चलेगा? भाई बैंक खोला जाएगा, पता चलेगा, जैसे करते हैं वो। तुम्हें नंगा किया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कटा हुआ है कि नहीं। इस स्तर के बयान सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। सीजीआई खन्ना ने कहा कि इसमें क्या समस्या है? ये कह रहे हैं कि 22 में से 10 मुस्लिम हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम ही होंगे, यहां 22 में से 10 मुस्लिम है। अब कानून लागू होने के बाद भी ऐसा वक्फ डीड कोई वक्फ नहीं बना सकता, जबकि सरकार ने कहा कि भाई इसमें सिर्फ 2 लोग ही हो सकते हैं। सीजीआई खन्ना ने कहा कि इसमें क्या समस्या है? जस्टिस कुमार ने कहा हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में कोई गैर हिंदू है? अब इसको फिर सुप्रीम कोर्ट उसी जगह पे ला रहा है मजा लेने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या मुसलमानों को धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार हैं? हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते? अब सुप्रीम कोर्ट सिब्बल के इस दांव में है, लेकिन चीजें पासा पलटती है। अब दरअसल है क्या ये वक्फ संशोधन कानून? 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पे एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हो गई। ये कब हुई? आजाद भारत में। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड है। अब असल खेल क्या है इसमें? दरअसल तुषार मेहता ने एक दांव चल दिया इन सबके खेल के पीछे। तुषार मेहता ने कहा, माय लॉर्ड, आप हमें नोटिस जारी कर दीजिए और हम इस पूरे, जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में ही करना चाहते हैं, जब संसद से बड़ा सुप्रीम कोर्ट को बना देना चाहते हैं, तो आप हमें एक नोटिस जारी कर दीजिए। हम पूरी तैयारी के साथ इस पे आएंगे और आपको जवाब देंगे कि कैसे वक्फ के नाम पर लूट हुई है, कैसे शिया सुन्नी खेल हो रहा है, कैसे इस पूरे मामले में कुछ भूमाफिया लुटेरे हैं जिनका कब्जा है, और कैसे इस वक्फ बोर्ड ने गरीब मुसलमानों की संपत्ति लूटी है, उसका अधिकार छीना है। पेच वहां फंस गया। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14वीं और 16वीं शताब्दी में मस्जिदों को कैसे रजिस्टर करेंगे? अब रजिस्ट्रेशन इस पे सरकार ने साफ कह दिया कि इस तरह के मामले हैं ही नहीं। जो विवादित मामला है सिर्फ उसी पर की चर्चा हो रही है। पेच दरअसल इसीलिए कहते हैं कि सिब्बल और सिंघवी होने के क्या मायने हैं, इसको पूरा पलटने की कोशिश की है। हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख हिंदू करेगा। सीजीआई खन्ना ने कहा कि वक्फ रजिस्टर करने में आपकी मदद होगी। सिब्बल ने कहा, मान लीजिए मेरी एक संपत्ति और मैं चाहता हूं कि वह अनाथालय बने, इससे क्या परेशानी है? मुझे रजिस्टर कराना क्यों चाहिए? पूरा खेल इसीलिए कहते हैं कि ये दांव पेचों का खेल है, और सिब्बल इसको कहां ले आए। पूरी तरह से इस पूरे मामले में भले ही दर्जन भर वकील होंगे, सबका समय खा जाएगा सिब्बल। सिब्बल ने कहा इतना आसान नहीं है, वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया, अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति वक्फ डीड मांग रहे हैं, यहां समस्या है। दरअसल चोरी के सामान पकड़े जाने का, दूसरे की लूट की संपत्ति जो कब्जा किया गया है उसे पकड़े जाने का, वहां फंसे जाने का पूरा खेल है। सिब्बल कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर मुस्लिम ही होंगे। यहां 22 में से 10 मुस्लिम है। ये सरकार का पक्ष है, सरकार की संस्था है ये कोई। और सरकार साफ करे कि हम धार्मिक मामले में किसी मस्जिद कमेटी में, वक्फ की टीम में हमारी एंट्री नहीं है, बोर्ड में एंट्री है। सीजीआई बोले कि सभी पुराने स्मारक सुरक्षित रहेंगे। ऐसे कितने मामले हैं? मुझे लगता है इस बारे में कानून आपके पक्ष में है। सभी पुराने स्मारक, जामा मस्जिद सभी संरक्षित रहेंगे। ये खेल करने लगा कि हमसे मस्जिदें छीन ली जाएगी। ये जो पूरा नाटक जो पूरा फैलाया जा रहा है कि तमाम चीजें छीन ली जाएगी, इसी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। 20 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जाएगा। ये लगातार एक भ्रम की स्थिति यहां बनाने की कोशिश की गई कि सेकुलर, इस देश का सेकुलर ढांचा है वो ध्वस्त हो जाएगा। तब सीजीआई ने कह दिया कि इसमें तो सब कुछ सब पे लागू होगा। ही प्रेशर इस बात का कि आनन फानन में से हमारे सुपुर्द कर दिया जाए, इस पूरे बिल को ही गैर वाजिब कर दिया जाए, और यहां सबकी उम्मीद इसी बात को लेकर के है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के, आपको हमने जो पिछला वीडियो अभी सुबह में भी जो विश्लेषण किया उसमें साफ साफ है कि सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पास कानून को मानता है कि संविधान संबद्ध ही होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है इसमें संविधान में जो संशोधन किया गया है उसको बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर साफ साफ कई बार इस चीज की व्याख्या कर दी है। अब इन लोगों के प्रोटेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो गुंडागर्दी कैसा, सड़क पर उत्पात कैसा, बंगाल में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है उस पर लेकर के टिप्पणी हुई। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की गंभीरता को समझेगा और बंगाल के मामले में अलग से फैसला संजीव खन्ना देंगे। लेकिन इस पूरी याचिका को समझ लीजिए, 10 याचिका और उसमें दी गई दलील। सुप्रीम कोर्ट में जिन 10 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, शुरुआती किसका है? AIMIM असउद्दीन ओवैसी की याचिका। ये सब कौन है? अभी सिब्बल और सिंघवी कांग्रेस की याचिका पे नहीं आ रहे हैं।
अभी असाउद्दीन किसके लिए सिब्बल लड़ रहा है? असाउद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी वाला अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमाए हिंद अरशद मदली, और केरल जमीयत उलेमाए अंजुम कादरी, तैयद खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर रहमान और राजद सांसद मनोज कुमार झा। ये सबसे बड़ा जिहादी हो गया मनोज कुमार झा। अब इसमें देखिए, इसमें से कोई ऐसा आपको नाम सुनाई दिया मनोज झा को सुन करके जो गैर इस्लामी है? और इन सबके जो वकील हैं वो सब के सब सिब्बल सिंघवी, राजीव धवन, राकेश द्विवेदी, ये सब बड़े बड़े घोर सनातनी हैं। तब समझा जा सकता है कि ये पूरा खेल जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो किस स्तर तक पासा पलटने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले को सीजीआई संजीव खन्ना इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में ये शुरुआती पस्त हो जाएगा। इसीलिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें नोटिस दीजिए, ऐसे खेल नहीं चलेगा, ये टिप्पणी कर करके नहीं काम चलेगा, आप इस पूरे मामले पे हमें नोटिस दीजिए, हम आपको जवाब, उसके लिए हमें 1 हफ्ता का समय दीजिए, हम लिखित जवाब देंगे। दरअसल सरकार पूरी तैयारी में है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने इंडिकेट कर दिया। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट को भी टिप्पणी तो कुछ कुछ करना है ना, ये पॉलिटिक्स, जैसे पॉलिटिक्स होता है वैसे न्यायपालिका उसी ढंग से भी चलती है, उसको भी शो करना है कुछ ना कुछ। अब प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं भैया 1 करोड़ लोगों की सहमति है इस पर, संसद के दोनों सदनों में लंबी झिड़प हुई है, उसके बाद जेपीसी की बैठक हुई, जेपीसी में कई तरह के संशोधन किए गए और इस लिहाज से बिल बनाया गया है। इस बिल में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है और इतने बड़े बिल जो सरकार का सबसे दूरगामी फैसला है, पूरी तैयारी के साथ सरकार आई, संसद से पास ये कानून है। इसलिए हमने एक विश्लेषण ये भी किया कि किरण रिजिजू को सरकार ने क्यों मैदान में उतारा है, ये मैसेजिंग देने के लिए कि सरकार अब बहुत हो गया, अब ज्यादा लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करेगी। और इसीलिए भारत सरकार इस पूरे मामले में गंभीर तैयारी के साथ है, लेकिन इस बात को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। जब जेपीसी के द्वारा ये चीजें पास हो गई, जब संसद के दोनों सदनों ने इसे प्रचंड बहुमत से पास किया, जब इस पूरे मामले में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की सहमति आई है, जब विपक्ष को पूरा डेमोक्रेटिक ढंग से इस पर बात रखने का मामला आया, फिर संसद से बड़ा क्या सुख, जो संसद में दर्जनों घंटे की सुनवाई हुई, इतने लगभग 800 सांसदों ने इस मामले पर अपनी राय एक तरह से रखी है। 800 सांसदों के वोटिंग का मामला है, उस पर क्या 3 जज, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के फैसले भारी पड़ सकते हैं क्या? इसीलिए एक ये पूरा वक्त है कि सरकार इस बात को लेकर कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मामले के हस्तक्षेप से बचना चाहिए। तो क्या आने वाले समय में सही मायने में जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है? लेकिन उससे पहले संजीव खन्ना का जो सीजीआई खन्ना का जो आज मूड था, संजीव खन्ना ने आज साफ तौर पे स्पष्ट रूप से ये इंडिकेट कर दिया कि इस मामले को हम किसी भी ढंग से रोकेंगे नहीं। ये सबसे अहम मामला है। अब यह है कि अब ये स्वतंत्र तौर पे ये है कि सुनने लायक है या नहीं, इस पर फैसला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार का मिजाज समझ में आ गया है, सुप्रीम कोर्ट को दरअसल देश का मिजाज समझ में आ गया है। लेकिन जब कोर्ट फिक्सर्स वकील हों, जब करोड़ों रुपए वकीलों पर खर्च किए गए हों, तो आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से चीजें नहीं निपट पाएगी। इस देश को ये समझना पड़ेगा। बार बार जो मैं एक सवाल उठाता हूं, ऐसा क्या है कि हर गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल, सिंघवी, राजीव धवन, कुछ ऐसे गिने चुने नाम ही क्यों होते हैं? ऐसा क्या है कि इस देश में जो लाखों लाखों लोग जो लॉ करते हैं उनका क्या होगा? क्या इस पे भी कभी चिंतन होगा क्या? या फिर वैसे ही जो कवि ने कहा है, ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। अब यदि सिब्बल और सिंघवी एक एक हियरिंग के लिए 20-20 लाख रुपए लेते हो, 25-25 लाख रुपए लेते हो कुछ मिनटों के लिए, तो क्या उनकी दलील इतनी कमजोर हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट 5 मिनट भी नहीं सुनेगा? तो क्या इस तरह के मामले इस देश की सुप्रीम अदालत में सिर्फ समय की बर्बादी के लिए आते हैं, टाइम पास करने के लिए आते हैं कि चलो सिब्बल साहब आ गए हैं, सिंघवी साहब आ गए हैं, लाखों लाख इन्होंने लिया हुआ है तो इनका तो कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा? क्या जुडिशियरी के करप्शन का एक बड़ी वजह यही है?
क्या जुडिशियरी में किसी और वकीलों को अवसर नहीं मिलना चाहिए? ये तमाम चीजें इसलिए उठा रहा हूं कि ये एक बहुत गहन चिंतन का विषय इस देश में बन गया है कि यदि सुनने लायक मामला भी नहीं है और इसमें ऐसे प्रभावशाली वकील यदि हियरिंग करने आएंगे तो सुनना तो पड़ेगा ही, मिलोडों की मजबूरी होगी ये। लेकिन इस देश की लाचारी है कि इस देश में 75,000 से ज्यादा केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जहां 75,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है, वहां ऐसे ऐसे मामले आते हैं और उन्हें सिर्फ इसलिए कि सुनने योग्य है नहीं, संसद द्वारा पास कानून सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा कर सकता है, इस पर अब रोक लगनी चाहिए। और इसीलिए ये बात मैं नहीं कह रहा, ये भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति उठा चुके हैं। क्या संसद के फैसले की समीक्षा 3 वकील करेंगे? 800 सांसदों की का जो संगठन, जो देश भर के दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री जिसको चुन करके जिसको जिम्मेदारी देती है, संसद द्वारा पेश कानून को क्या जूतों तले सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है क्या? महत्वपूर्ण ये है, महत्वपूर्ण ये नहीं कि इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, महत्वपूर्ण ये है कि क्या इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनने योग्य होने भी चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट के पास इतने सारे काम हैं। लेकिन जब इस तरह की बेंच भी गठित हो गई और किसी राहुल गांधी को यदि वारंट हो गया तो इस तरह के केस रुक जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता का सोचिए कि राहुल गांधी तो बड़ा नाम हो गया, लीडर अपोजिशन है आज, पवन खेरा जैसे चिरकुट स्तर के नेता की जब गिरफ्तारी हुई तो संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी और संवैधानिक पीठ के सामने में सिंह भी आ गए और अब मामले की सुनवाई करवा दी। इससे यह लगता है कि ये तो संवैधानिक पीठ है भी नहीं, ये तो 3 जजों की बेंच है। तो 3 जजों की बेंच जो संवैधानिक पीठ भी नहीं है, क्या संसद द्वारा पेश कानून को रोक सकता है क्या? इसीलिए लगता है कि तमाम चीजें सिर्फ इस देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए है कि चलो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सिब्बल और सिंघवियों की मोटी कमाई होगी और देश ऐसे ही मूर्ख बनेगा। इस केस में इस बिल का कुछ नहीं होना है। संसद द्वारा पास ये बिल देश के पूरे देश में लागू होगा जैसे दूसरे कानून लागू हुए हैं। बस सिर्फ जिहादी उन्मादियों को साधा जाएगा। वक्त के पास जो अरबों की संपत्ति है उसमें से कुछ वकीलों को मिल जाएंगे, कुछ वकीलों का पेट भर जाएगा, तो कि वक्त के पास जो अरबों की संपत्ति है वो इन महंगे वकीलों के जेब में कुछ चले जाएंगे, कुछ और फिक्सरों के माध्यम से कुछ और कहीं पहुंच जाएगा जो जलती हुई बोरियों के रूप में दिखेगा, लेकिन होगा वही जो हो चुका हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को साफ संदेश दे दिया है। इस मामले की सुनवाई अभी और होनी है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि यह मामला आगे सुनने योग्य है या नहीं, लेकिन पूरे देश की नजर इस बात को लेकर है कि क्या सरकार द्वारा बनाए कानून, संसद द्वारा बनाए कानून को सुप्रीम कोर्ट रौंद देगा? क्या इस देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसा कुछ कर सकता है? क्या प्रभावशाली वकीलों के प्रेशर में संसद के कानून को रौंदा जा सकता है? क्या इस देश की डेमोक्रेसी की कोई ताकत नहीं है? क्या कुछ प्रभावशाली वकील जैसे अपने क्लाइंट के बेल के लिए रात भर सुप्रीम कोर्ट को घसीट करके ले आते हैं मिलॉर्डों को, वो ताकत दिखा करके संसद के कानून को जूतों तले रौंद देंगे? ये देखना दिलचस्प भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मिजाज ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए इसके कंटेंट, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और ज्वाइन बटन के साथ चैनल का मेंबर जरूर बनिए। खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना अंशदान जरूर दीजिए। जय हिंद।